मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने काव्य में आप लोगों को लेसन नंबर 10 स्टार्ट कराया था, जिसकी जीवनी हमने आपको पढ़ा दी थी। आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे, बादल को घिरते देखा है। ठीक है। इसमें कवि कह रहे हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने वर्षाकालीन सौंदर्य और सुख दुख के शाश्वत क्रम, जीवन में आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां और व्यक्तियों की विवशताओं तथा संपन्न वर्ग की विलासिता का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से वर्तमान में व्यक्तियों की विलासिता और संपन्न वर्ग को दर्शाया है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को गिरते देखा है। इसमें कवि प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि अमल धवल, अमल मीन्स निर्मल, धवल सफेद, निर्मल सफेद गिरी के शिखरों पर, गिरी मीन्स हिमालय, हिमालय की शिखरों पर, हिमालय की चोटियों पर बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को, वारी मीन्स जल के कणों को, जो अतिशय शीतल जल के कण हैं उसे कवि ने मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर, मान सरोवर के उन सुनहरे कमलों पर मोती के समान झिलमिलाती वर्षा की बूंदों को गिरते हुए देखा है। ठीक है, उसके आगे तुंग हिमालय मीन्स, तुंग मीन्स ऊंचे, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, जो ऊंचे हिमालय के कंधों पर, ऊंचे ऊंचे जो शिखर रूपी कंधों पर हैं, अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं और जिनका श्यामल शीतल अमल सलील में, श्यामल मीन्स श्याम कलर कौन सा होता है, नीला, नीला सा जो निर्मल जल है बहुत ही शीतल है। समतल देशों से आकर, समतल मीन्स प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र, मैदानी प्रदेशों की वर्षाकालीन पावस की उमस से आकुल होकर, है ना, समतल देशों से आकर मतलब मैदानी भागों से पक्षी वर्षाकालीन उमस से व्याकुल होकर जो हंस हैं इन झीलों में आ जाते हैं। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, तिक्त मतलब कसैले, कसैले मधुर विस्तंतु खोजते कमल नाल के भीतर के कोमल रेशों को, जो वो हंस हैं वह वर्षाकालीन उमस से व्याकुल होकर इन झीलों में आ जाते हैं और वो कसैले कमल नाल के कोमल रेशों को खोजते हुए इन झीलों में तैरते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। कवि ने यहाँ के प्रकृति का वर्णन किया है कि किस प्रकार हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य, जब वर्षा होती है तब हिमालय का सौंदर्य अनुपम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है, एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी धरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है। इसमें कवि ने सरोवर के किनारे रहने वाले चकवा और चकवी के वियोग और मिलन को दर्शाया है। कवि कह रहे हैं इसमें सारी रात बितानी होती, मतलब ये एक दूसरे से विरक्त होकर इन्हें सारी रात बितानी होती है
किसी पूर्वकालीन शाप के कारण ही इन्हें शाप दिया गया था कि रात्रि में कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। अतः विरह से व्याकुल होकर वे करुणा से विलाप करने लगते हैं। और जब प्रातःकाल होती है तो प्रातःकाल में पुनर्मिलन होने पर जो उनका रुदन है वह बंद हो जाता है और वे मान सरोवर की काई रूपी हरी दरी के ऊपर प्रेम कीड़ा करने लगते हैं। उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। मतलब कवि ने उस दृश्य को देखा है जिसमें जब प्रातःकाल होते ही वो चकवा चकवी दोनों ही काई रूपी जो हरी दरी होती है उसमें प्रेम कीड़ा करते हुए देखा है। और इस प्रेम कीड़ा में वे कभी झगड़ते भी हैं। कवि का तात्पर्य कहने का यह है कि मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, इसलिए मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे उस चकवा चकवी को श्राप दिया गया था लेकिन वो उससे नहीं घबराए, है ना, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किया। इसीलिए इसमें चकवा चकवी का उदाहरण दिया गया है। इसके बाद है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए ये यायावर, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीश पर महामेघ को झंझाली से गरज गरज कर भिड़ते देखा है। इसमें कवि सुख दुख, वैभव विपन्नता और जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां होती हैं उनके विषय में उनको दर्शाया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, धनपति मतलब धनी कुबेर। मेघदूत का इसमें वर्णन किया गया है। कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी तो उसमें कहा गया है कि कालिदास के मेघदूत का वह धनी कुबेर कहाँ गया है, कहाँ गई उसकी वह अलका, अर्थात वैभव से संपन्न वह कुबेर की वह अलका नगरी कहाँ चली गई। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। व्योम वाहिनी मीन्स आकाश में बहने वाली, व्योम वाहिनी आकाश में बहने वाली गंगा जल। इसमें कवि कह रहे हैं कि नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। कवि कहते हैं कि आकाश मार्ग से जाती हुई इस पवित्र गंगा का जल कहाँ चला गया है, अर्थात इस परिवर्तनशील जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, और उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन फिर भी उस मेघ रूपी दूत का कहीं भी पता नहीं चल सका। कौन बताए वह यायावर, यायावर मीन्स घुमंतु व्यक्ति, घुमंतु व्यक्ति जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। कवि कहते हैं कि कौन बताए वह यायावर, वह इधर उधर घूमने रहने वाला वह मेघ यक्ष का संदेश ही न पहुंचा पाया हो और लज्जित होकर पर्वत पर यहीं कहीं बरस पड़ा हो। जाने दो यह कवि कल्पित था। उसके बाद वो कहते हैं कि छोड़ो इस बात को, हो सकता है ये कवि कालिदास की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण मीन्स भयंकर, मैंने तो भयंकर जाड़ों में भी नभचुंबी कैलाश शीश पर, नभचुंबी मतलब आकाश को छूने वाली चोटी, मैंने तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर भयंकर शीत के विशाल आकार वाले बादलों को तूफानी हवाओं से गरज गरज कर संघर्ष करते हुए देखा है। महामेघ की झंझानिल से, झंझानिल मतलब तूफानी हवा, तूफानी हवाओं से संघर्ष करते हुए देखा है। आपने अक्सर देखा होगा जो हवा होती है वो बादल को उड़ा ले जाती है
और जो बादल होता है वायु की तुलना में क्या होता है, वो शक्तिहीन होता है। फिर भी हवा के प्रति उसका संघर्ष अपने अस्तित्व को कायम रखने में चेष्टा करता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचे शिखर पर अलग नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने ऊपर चिढ़ते देखा है। इसमें कवि व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं उसको चित्रित कर रहा है इस मृग के माध्यम से। कवि कहते हैं कि हजारों फुट ऊंचे पर्वत शिखरों पर स्थित बर्फीली घाटियों में, जहाँ बहुत बर्फीली घाटियाँ होती हैं, जहाँ पहुंचने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ कस्तूरी मृग अपनी नाभि में स्थित अदृश्य कस्तूरी की मनमोहक सुगंध से उन्मुक्त होकर इधर उधर दौड़ता रहता है। अर्थात कस्तूरी मृग के नाभि में ही वो सुगंध होती है, लेकिन वो उसकी खोज में उसे इधर उधर ढूंढता है। और भागदौड़ करने पर भी जब वो उसे नहीं मिलती है तो वो अपने आप पर झुंझलाता है, उसे अपने आप पर ही क्रोध आता है। कवि आगे कहते हैं कि उसने उस मृग की चिढ़ और झुंझलाहट को ही कि मृग के उपस्थित होने का अनुभव किया है। मृग के माध्यम से बताया कि किस प्रकार वो जो सुगंध है, जो कस्तूरी की जो मनमोहक सुगंध होती है वो उसके नाभि में है, लेकिन वो सुगंध को पाने के लिए इधर उधर ढूंढता है। इसके आगे है, शत शत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुंदर गले में, कानों में कुबले लटकाए शतदल रक्त कवल वेणी में, रजत रचित मणि खंचित कलामय पान पात्र दाक्षासव पुरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा तृण आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदल मनोमर उंगलियों की वंशी पर फिरते देखा है। किन्नर और किन्नरियों के विषय में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार किन्नर और किन्नरियों पर पड़ने वाले बादल का जो मादक प्रभाव का वर्णन इसमें किया गया है। कवि कहते हैं कि शत शत निर्झर निर्झरनी कल, निर्झर मीन्स झरना और निर्झरनी छोटा झरना, इसमें सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपनी कलकल की ध्वनि से देवदारू के वनों को गुंजित करते हैं। शोणित धवल भोजपत्रों से, शोणित धवल लाल और सफेद भोज के पत्रों से छाई हुई वह कुटी है। जो कुटी बनी हुई है वह लाल और सफेद भोजपत्रों से बनी हुई है और उस कुटी के अंदर मैं